आज 18 जून 2025 है और मध्य पूर्व की हवाओं में बारूद की गंध घुल चुकी है। ईरान और इसराइल के बीच दशकों से चला आ रहा तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां युद्ध की आशंका पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक लग रही है। इस बढ़ते टकराव के केंद्र में ईरान का महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम है, जिसे इसराइल अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इसराइली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करने से बस कुछ ही हफ्ते दूर है, और यह एक ऐसी लाल रेखा है जिसे इसराइल किसी भी कीमत पर पार नहीं होने देना चाहता। यह स्थिति सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि इसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। तनाव की यह आग अचानक नहीं भड़की है। पिछले कुछ महीनों में, खासकर 2025 की शुरुआत से, घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला चला है जिसने स्थिति को और भी विस्फोटक बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें ईरान पर अपने परमाणु दायित्वों का पालन न करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने न सिर्फ इन आरोपों को खारिज किया, बल्कि और भी उन्नत सेंट्रीफ्यूज लगाने और यूरेनियम संवर्धन को तेज करने का ऐलान कर दिया। यह सीधे तौर पर इसराइल और पश्चिमी देशों को एक खुली चुनौती थी, जिसने बातचीत की तमाम संभावनाओं पर लगभग पानी फेर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने भी घी का काम किया है। एक तरफ वे कहते हैं कि वे युद्ध से बचना चाहते हैं और बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वे यह भी चेतावनी देते हैं कि मध्य पूर्व में एक बड़े पैमाने पर संघर्ष की संभावना है और ईरान पर इसराइली हमला संभावित है। यह दोहरी भाषा कूटनीति के गलियारों में भ्रम पैदा कर रही है। इससे इसराइल को यह संकेत मिल रहा है कि अगर वह हमला करता है तो शायद अमेरिका चुपचाप उसका समर्थन करेगा, जबकि ईरान इसे अमेरिका की कमजोरी के तौर पर देख रहा है। इस उलझन ने दोनों पक्षों को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया है। इस समय स्थिति इतनी नाजुक है कि एक छोटी सी गलतफहमी या एक छोटी सी सैन्य कार्रवाई भी एक पूर्ण युद्ध को जन्म दे सकती है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह चुके हैं कि वे ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अकेले ही क्यों न LDD डीना पड़ी। दूसरी ओर ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उस पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब कड्ढा और विनाशकारी होगा। दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख चुके हैं और पूरा क्षेत्र एक अनजाने डर के साये में जी रहा है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह संकट कूटनीति से हल होगा या युद्ध के मैदान में। ईरान और इसराइल के बीच आज जो दुश्मनी हम देख रहे हैं, उसकी जड़ें काफी गहरी और पुरानी हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इस तनाव का मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही रहा है। इसकी कहानी 2015 के परमाणु समझौते यानी JCPOA से भी बहुत पहले शुरू होती है, लेकिन 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस समझौते से एकतरफा बाहर निकलने का फैसला एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई थी, जिसके बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। लेकिन अमेरिका के हटते ही यह समझौता बिखर गया और उसने ईरान पर पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए, खासकर उसके तेल निर्यात पर। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले ने ईरान के कट्टरपंथी धड़े को मजबूत कर दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए धीरे धीरे परमाणु समझौते की शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उसने यूरेनियम संवर्धन की अपनी क्षमता को बढ़ाना शुरू किया, उच्च शुद्धता वाले यूरेनियम का भंडारण किया और ऐसे उन्नत सेंट्रीफ्यूज विकसित किए जो समझौते के तहत प्रतिबंधित थे। ईरान का तर्क था कि जब अमेरिका और यूरोपीय देश समझौते के अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वह भी इससे बंधा हुआ नहीं है। इस तरह जो समझौता एक समय तनाव कम करने का जरिया बना था, उसी का टूटना दुश्मनी की एक नई और खतरनाक वजह बन गया। इस बीच इसराइल शुरू से ही इस परमाणु समझौते का आलोचक रहा था। इसराइली नेताओं का मानना था कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकता नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ समय के लिए टाल देता है। अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया। उसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं और उसके परमाणु ठिकानों पर साइबर हमलों जैसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जिन्हें शैडो वॉर यानी छाया युद्ध का नाम दिया गया। इन हमलों का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार को धीमा करना और उसे यह संदेश देना था
कि इसराइल उसे कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। इस छाया युद्ध ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और नफरत की खाई को और भी गहरा कर दिया। ईरान ने इन हमलों के लिए सीधे तौर पर इसराइल को जिम्मेदार ठहराया और बदला लेने की कसम खाई। इसके जवाब में ईरान ने अपने प्रॉक्सी गुटों जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों के जरिए इसराइली हितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस तरह परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ टकराव जल्द ही एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां दोनों देश एक दूसरे को कमजोर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़े रहे थे। 2018 के बाद का यह दौर उस नींव की तरह है जिस पर आज 2025 के युद्ध का खतरा खड़ा है। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इसराइल पर हमला किया और उसके बाद गाजा में एक लंबा और विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ, तो इसने ईरान इसराइल संघर्ष की दिशा ही बदल दी। इस युद्ध ने मध्य पूर्व में पहले से मौजूद तनाव को एक नई चिंगारी दे दी। ईरान ने हमास का खुलकर समर्थन किया और इसराइल के खिलाफ एक प्रतिरोध का मोर्चा बनाने का आह्वान किया। हालांकि ईरान ने गाजा युद्ध में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती विद्रोही और सीरिया इराक में मौजूद एल्लेड ढाकों ने इसराइली और अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। यह ईरान की सोची समझी रणनीति थी, जिसका मकसद इसराइल को कई मोर्चों पर उलझा कर रखना था। इस प्रॉक्सी युद्ध ने पहली बार ईरान और इसराइल को सीधे टकराव के बेहद करीब ला दिया। अप्रैल 2024 में जब दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एक संदिग्ध इसराइली हवाई हमला हुआ, जिसमें ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारे गए, तो ईरान ने इसका सीधा जवाब देने का फैसला किया। इतिहास में पहली बार ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। हालांकि इसराइल और उसके सहयोगियों ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ प्रॉक्सी के जरिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भी लड़ी जा सकती है। ये एक ऐसी लाल रेखा थी जिसे दोनों देशों ने पार कर लिया था। गाजा युद्ध के बाद के महीनों में, यानी 2024 से 2025 के बीच, इसराइल ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया। उसे ये एहसास हुआ कि ईरान के प्रॉक्सी गुटों की शक्ति का स्रोत तेहरान में बैठी सरकार है। इसलिए सिर्फ हिजबुल्लाह या हूती विद्रोहियों से लड़ देने के बजाय इसराइल ने सीधे ईरान को निशाना बनाने की धमकी देना शुरू कर दिया। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फरवरी 2025 में कहा, इसराइल कभी इतना मजबूत नहीं रहा और ईरान की आतंकी धुरी कभी इतनी कमजोर नहीं रही। यह बयान ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे सीरिया में असद शासन के कमजोर होने और लेबनान में हिजबुल्लाह के आर्थिक संकट से जूझने के संदर्भ में दिया गया था। इस बदले हुए माहौल ने इसराइल को यह विश्वास दिलाया कि यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे सही समय है। गाजा युद्ध ने जहां एक तरफ इसराइल को सैन्य रूप से थका दिया, वहीं दूसरी तरफ उसने इसराइली समाज और नेतृत्व में यह भावना भी पैदा की कि वे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं और अपने अस्तित्व की LDH रहे हैं। इसी भावना ने उन्हें ईरान के खिलाफ एक निर्णायक और जोखिम भरी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। 2023 से पहले जो संघर्ष पर्दे के पीछे चल रहा था, वह अब खुलकर सामने आ चुका था और दोनों देश एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े थे जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। ईरान और इसराइल के इस खतरनाक टकराव में दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी हैं, लेकिन अमेरिका की भूमिका खुद विरोधाभासों से भरी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन एक ही समय में दो नावों पर सवार होने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका इसराइल का सबसे मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी है। व्हाइट हाउस ने यह स्पष्ट किया है कि वह इसराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि यदि इसराइल हमला करता है तो वह सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन खुफिया जानकारी, लॉजिस्टिक्स और रक्षात्मक सहायता प्रदान कर सकता है। यह एक तरह से इसराइल को हरी झंडी दिखाने जैसा है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप मध्य पूर्व में एक और BDD युद्ध से बचना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ईरान के साथ युद्ध के नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। इससे न सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ेगी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए ट्रंप प्रशासन पर्दे के पीछे से ईरान के साथ बातचीत करने की भी कोशिश कर रहा है। अप्रैल 2025 से अमेरिका और ईरान के अधिकारी ओमान जैसे तटस्थ देशों में कई दौर की गुप्त वार्ता कर चुके हैं। इन वार्ताओं का मकसद एक नया परमाणु समझौता करना है जो ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए मजबूर करे, लेकिन यह कोशिश अब तक नाकाम रही है। अमेरिका की यह उलझी हुई रणनीति दोनों पक्षों के लिए भ्रम पैदा कर रही है। इसराइल को लगता है कि अमेरिका अंततः उसके पक्ष में खड़ी-डीढ़ा होगा, इसलिए वह सैन्य कार्रवाई के लिए और अधिक प्रोत्साहित हो रहा है। वहीं ईरान अमेरिका की बातचीत की पेशकश को उसकी कमजोरी के रूप में देख रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई ने किसी भी ऐसे समझौते को खारिज कर दिया है जिसमें ईरान को अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करना पड़े। ईरान का मानना है कि परमाणु क्षमता हासिल करना ही उसकी सुरक्षा की एकमात्र गारंटी है, खासकर जब उसे अमेरिका और इसराइल दोनों से खतरा महसूस हो रहा हो। इस बीच अमेरिका ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र से अपने कुछ राजनयिकों और सैन्य कर्मियों के परिवारों को निकालना शुरू कर दिया है। उसने अपने नागरिकों के लिए यात्रा चेतावनी भी जारी की है और मध्य पूर्व में अपने दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखा है। ये इस बात का संकेत है कि अमेरिका को भी लगता है कि स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका की भूमिका एक ऐसे मध्यस्थ की तरह है जो आग बुझाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन साथ ही उसने एक हाथ में पेट्रोल का कनस्तर भी पकड़ रीच रखा है। उसकी नीतियां शांति स्थापित करने के बजाय अनजाने में संघर्ष को और भड़का रही हैं। जब तोपें गरजने को तैयार हों तो कूटनीति की आवाज अक्सर दब जाती है। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि युद्ध के खतरे को टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए, लेकिन वे अब तक बेनतीजा ही साबित हुए हैं। इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत है। अप्रैल 2025 से ओमान की मध्यस्थता में दोनों देशों के प्रतिनिधि कई बार मिल चुके हैं। इन बैठकों का एकमात्र एजेंडा एक ऐसे फॉर्मूले की तलाश करना था जिससे ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर दे और बदले में अमेरिका उस पर लगे प्रतिबंधों को हटा ले। लेकिन यह बातचीत एक ऐसे गतिरोध पर पहुंच गई है जहां से आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका की मांग है कि ईरान न सिर्फ अपने उच्च स्तरीय यूरेनियम संवर्धन को रोके, बल्कि अपने पास मौजूद भंडार को भी देश से बाहर भेजे। इसके अलावा अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और उसके प्रॉक्सी गुटों को मिलने वाले समर्थन पर भी लगाम लगाना चाहता है। वहीं ईरान इन सभी मांगों को अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और उसे ऊर्जा जरूरतों के लिए यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जो ईरान को उसकी रक्षा क्षमताओं से वंचित करता हो। इस कूटनीतिक विफलता में यूरोपीय देशों की भूमिका भी सच कहें तो निराशाजनक रही है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, जो 2015 के मूल परमाणु समझौते का हिस्सा थे, ने भी दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश की। उन्होंने ईरान को मनाने की कोशिश की कि वह आईएईए के साथ पूरा सहयोग करे और अपने परमाणु कार्यक्रम में पारदर्शिता लाए। लेकिन जब जून 2025 में इन्हीं यूरोपीय देशों ने आईएईए में ईरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया, तो ईरान ने इसे एक धोखे के रूप में देखा। इस कदम ने ईरान को और भी नाराज कर दिया और उसने बातचीत से दूरी बना ली। यूरोपीय देश अमेरिका और इसराइल के दबाव के बीच संतुलन बनाने में नाकाम रहे। इन औपचारिक वार्ताओं के अलावा संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी शांति की अपील की है, लेकिन उनकी आवाज को सच पूछें तो किसी ने गंभीरता से नहीं सुना। इस समय दोनों ही पक्ष यानी ईरान और इसराइल कूटनीति को कमजोरी की निशानी मान रहे हैं। इसराइल को लगता है कि बातचीत का मतलब ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए और समय देना है। वहीं ईरान को लगता है कि अगर वह दबाव में झुक गया तो उसे हमेशा के लिए अपनी सुरक्षा से समझौता करना पड़ेगा। इस तरह कूटनीति की बिसात पर हर चाल पहले से ज्यादा उलझती जा रही है और शांति की उम्मीदें लगातार धूमिल हो रही हैं। इसराइल और अमेरिका की धमकियों के जवाब में ईरान ने भी अपनी कमर कस ली है। उसने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी हमले को हल्के में नहीं लेगा और उसका जवाब ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियों को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। उसकी सेना, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC, पूरी तरह से अलर्ट पर है।
ईरान ने अपनी सभी मिसाइल बैटरियों को सक्रिय कर दिया है और अपने परमाणु ठिकानों के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया है। ईरान ये संदेश देना चाहता है कि उसके परमाणु संयंत्रों पर हमला करना आसान नहीं होगा। ईरानी नेताओं की तरफ से लगातार कड़ी चेतावनियां जारी की जा रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि अगर हमारे परमाणु ठिकाने नष्ट भी हो जाते हैं तो हम उन्हें फिर से बना लेंगे, लेकिन हमलावर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। IRGC के कमांडरों ने इससे भी आगे बढ़कर कहा है कि अगर इसराइल ने कोई भी गलती की तो ईरान के मिसाइल तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने हाल ही में एक नए हाइपरसोनिक मिसाइल का भी प्रदर्शन किया है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वह इसराइल के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी भेज सकता है। यह सिर्फ एक सैन्य तैयारी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी गुटों का नेटवर्क है, जो पूरे मध्य पूर्व में फैला हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें हैं, जो इसराइल के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती हैं। यमन में हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों की आवाजाही को रोक सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। सीरिया और इराक में मौजूद शिया एल-रदा के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। ईरान की रणनीति यह है कि अगर उस पर हमला होता है तो वह पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक देगा। इससे इसराइल और अमेरिका पर चौतरफा दबाव बनेगा। इसके अलावा ईरान ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उसने कहा है कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने इसराइल के दिमोना में स्थित गुप्त परमाणु रिएक्टर से जुड़े दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका मकसद इसराइल को यह दिखाना है कि ईरान भी उसकी कमजोरियों से वाकिफ है। कुल मिलाकर ईरान की तैयारी सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, वह यह संदेश दे रहा है कि युद्ध शुरू तो शायद इसराइल करे, लेकिन उसे खत्म ईरान अपनी शर्तों पर करेगा। यह तैयारी और ये चेतावनियां इस बात का सबूत हैं कि ईरान इस टकराव को अपने अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देख रहा है। इसराइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से एक रेड लाइन रहा है, लेकिन 2025 में यह भावना अब नहीं तो कभी नहीं के स्तर पर पहुंच गई है। इस्राएली नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यह यकीन हो गया है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कूटनीतिक रास्ते बंद हो चुके हैं और अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प बचा है। इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के पास कुछ ही हफ्तों में एक परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। इस्राएली सरकार का मानना है कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में बहुत देर हो जाएगी। इस सोच के पीछे कई कारण हैं। पहला, इस्राएल को लगता है कि ईरान के क्षेत्रीय सहयोगी जैसे सीरिया का असद शासन और लेबनान का हिजबुल्लाह गाजा युद्ध और आंतरिक समस्याओं के कारण कमजोर हुए हैं। इस्राएल को लगता है कि यह ईरान पर हमला करने का एक रणनीतिक अवसर है, जब उसके प्रॉक्सी गुट पूरी ताकत से जवाब देने की स्थिति में नहीं। दूसरा, इस्राएल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से मौन समर्थन की उम्मीद है। हालांकि अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन इस्राएल को विश्वास है कि हमले की स्थिति में अमेरिका उसे रक्षात्मक और लॉजिस्टिक मदद जरूर देगा। इस्राएली सेना यानी इस्राइल डिफेंस फोर्सेस महीनों से ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस्राएल ने ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो और नतांज पर हमला करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इन हमलों के लिए इस्राएल अपनी सबसे उन्नत तकनीक जैसे F-35 स्टील्थ LD डाकू विमान और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर सकता है। एक वरिष्ठ इस्राएली अधिकारी ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने परमाणु सामग्री बनाना बंद नहीं किया तो इस्राएल 15 जून तक हमला कर सकता है। हालांकि यह तारीख गुजर चुकी है, लेकिन हमले का खतरा अभी भी बना हुआ है। इस्राएल की रणनीति सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने तक सीमित नहीं है। उसकी योजना में ईरान के मिसाइल ठिकानों, कमांड और कंट्रोल सेंटरों और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों को भी निशाना बनाना शामिल हो सकता है। इसका मकसद ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को पंगु बनाना है। इस्राएल यह समझता है कि यह एक बहुत बड़ा जोखिम है। ईरान का जवाब बहुत भीषण हो सकता है और यह एक लंबे और खूनी क्षेत्रीय युद्ध को जन्म दे सकता है। लेकिन इस्राएली नेतृत्व इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार दिखता है। उनकी नजर में एक परमाणु सशस्त्र ईरान से जो खतरा है वह युद्ध के खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर ईरान और इस्राएल के बीच युद्ध छिड़ता है
तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। इसके झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी और इसका सबसे पहला और सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और होर्मुज जलमरु मध्य, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, उसके नियंत्रण में है। युद्ध की स्थिति में ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। विश्लेषकों का अनुमान है कि तेल की कीमतें 150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। आर्थिक प्रभाव सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। युद्ध की खबर आते ही दुनिया भर के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर जाएंगे। निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागेंगे, जिससे डॉलर और सोने की कीमतें बढ़ेंगी। वैश्विक शिपिंग और सप्लाई चेन बुरी तरह से बाधित हो जाएगी, खासकर लाल सागर और फारस की खाड़ी के इलाके में। ब्रिटेन जैसे देशों ने पहले ही मध्य पूर्व में वाणिज्यिक जहाजों के लिए नई चेतावनियां जारी कर दी है। इस आर्थिक उथल पुथल का सबसे बुरा असर भारत जैसे विकासशील देशों पर पड़ेगा, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। महंगा तेल और कमजोर अर्थव्यवस्था उनके विकास की रफ्तार को रोक देगी। युद्ध का एक और भयानक नतीजा एक बड़ी शरणार्थी संकट के रूप में सामने आ सकता है। ईरान एक बड़ी आबादी वाला देश है। युद्ध की स्थिति में लाखों लोग पड़ोसी देशों जैसे इराक, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही कमजोर हैं और वे इतने बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का बोझ उठाने में सक्षम नहीं हैं। इससे इन देशों में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। ये संकट यूरोप तक भी पहुंच सकता है, जैसा कि हमने सीरियाई गृहयुद्ध के समय देखा था। इसके अलावा इस युद्ध का भू राजनीतिक प्रभाव भी बहुत गहरा होगा। ये संकट शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच के तनाव को और भड़का सकता है। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश जो ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं, इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से इसराइल का साथ दे सकते हैं। वहीं रूस और चीन, जिनके ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यह स्थिति दुनिया को एक बार फिर दो गुटों में बांट सकती है, जिससे एक नए शीत युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। कुल मिलाकर यह युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। इस तनावपूर्ण और विस्फोटक माहौल में यह सवाल पूछना लाजमी है कि क्या शांति की कोई उम्मीद बची है? क्या इस विनाशकारी युद्ध को टाला जा सकता है? सच तो यह है कि समाधान की राह बहुत धुंधली और मुश्किलों से भरी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। शांति का रास्ता केवल गंभीर और ईमानदार कूटनीति से होकर गुजरता है। इसके लिए दोनों पक्षों को अपनी कट्टरपंथी सोच को छोड़कर बातचीत की मेज पर वापस आना होगा। सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों की है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दोनों पक्षों को पीछे हटने के लिए मजबूर करें। एक संभावित समाधान एक नए और ज्यादा व्यापक परमाणु समझौते में छिपा हो सकता है। यह समझौता ऐसा होना चाहिए जो इसराइल की सुरक्षा चिंताओं को भी दूर करे और ईरान के सम्मान और संप्रभुता का भी ख्याल रखे। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी और स्थायी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जिसके बदले में उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंधों को एक साथ हटा लिया जाए। इस समझौते में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर भी एक संवाद का तंत्र स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, जो इस समय सबसे मुश्किल काम है। इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय शक्तियों जैसे सऊदी अरब, तुर्की और कतर की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर ये देश ईरान और इसराइल के बीच मध्यस्थता करने और सुरक्षा की गारंटी देने के लिए आगे आते हैं, तो इससे एक सकारात्मक माहौल बन सकता है। एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बनाया जा सकता है, जिसमें सभी देशों की चिंताओं को सुना जाए और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम किया जाए। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी, लेकिन स्थायी शांति के लिए यही एकमात्र रास्ता है। किसी एक देश को अलग थलग करके या उस पर अपनी इच्छा थोपकर शांति स्थापित नहीं की जा सकती। अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों देशों का नेतृत्व राजनीतिक जोखिम उठाने के लिए तैयार है? बेंजामिन नेतन्याहू और अयातुल्लाह खामेनेई दोनों ही अपने अपने देशों में कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में हैं। शांति के लिए उन्हें अपनी घरेलू राजनीति से ऊपर उठकर एक राजनेता की तरह फैसला लेना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है,
युद्ध सिर्फ मौत, तबाही और नफरत लेकर आता है, जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पीड़ीती है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण अभी भी बाकी है, लेकिन उसे जलाए रखने के लिए असाधारण साहस और दूरदर्शिता की जरूरत होगी।